नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITian पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है महा रिवीजन फॉर जेईई मेन 2021। तो इसमें हम आपको कुछ, अभी ये पहली क्लास है तो इसमें हम आपको ब्रीफ आइडिया दे देते हैं कि हम क्या क्या कराने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने स्कोरिंग सेक्शन जैसे वेक्टर 3D, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इस तरह का सीक्वेंस रहेगा, है ना। वो सीक्वेंस एक एक करके हम एक दिन पहले ही क्लैरिफाई करते जाएंगे। दूसरी चीज़ ये रहेगी बच्चों की, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें शेड्यूल ये रहेगा कि आपका कोशिश करेंगे कि हमारा एक रिकॉर्डेड क्लासेस और एक लाइव क्लासेस पर डे आपको मिले, ताकि महा रिवीजन 2020 का जो फरवरी अटैम्प्ट है इसमें आपका जो तैयारी है वो कम से कम, या जो आपका स्कोर है वो कम से कम आपका 80+ आए, 80+। और जहाँ तक बच्चों ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो ये आपको मई तक वैलिड है, आप वहाँ तक देख सकते हैं। इनफैक्ट आप जेईई मेन कभी भी देख सकते हैं, है ना। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि केवल फरवरी अटैम्प्ट के लिए है, तो आपके जो दोस्त हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो उनको ये रिकमेंड कर दीजिएगा कि ये पूरा जेईई मेन 2021 के लिए है। और जो एडवांस का रहेगा महा रिवीजन वो अलग रहेगा, क्योंकि आप भी को भी मालूम है सिलेबस अलग अलग है। तो एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए, हम पे भरोसा रखिए, हम अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे इतना भी मेहनत कर लोगे तो आपको 80+ हर हाल में स्कोर आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा स्टेप और जल्दी मेहनत कर लोगे, कुछ क्वेश्चन आपको करना क्या है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर कराएंगे ही, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करा देंगे। तो आपको उतना क्वेश्चन, जैसे हम मान लीजिए 20 क्वेश्चन कराते हैं तो आपको हार्डली 10 से 15 क्वेश्चन और नए कर लेने हैं, मॉक टेस्ट देना है। टेस्ट का भी अनाउंसमेंट होगा, लेकिन सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है कि आपको कम से कम 10 दिन के अंदर कम से कम 50 नंबर आपके स्कोर हो जाएं, हम यही आपसे चाहेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सीक्वेंस में हम सीक्वेंस का भी एक लेक्चर बना देंगे, 3D वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें सीक्वेंस हम मेंशन कर देंगे, है ना। तो क्या है वेक्टर, तो वेक्टर, ये वेक्टर जो होता है ना वो आपका देखा जाए तो ये आपके फिजिक्स से काफ़ी कोरिलेटेड होता है। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। हमने कुछ चीज़ें पहले से ही लिख रखी है ताकि आपका समय बचे, आप आराम से वीडियो रोक के और इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो क्या हमने बोला कि ये फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, या वेक्टर अलजेब्रा को जो फॉलो करे उसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है बच्चों की, जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि उसकी डायरेक्शन होती है। उसका रीज़न यही देते हैं कि वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। KCL, किर्चॉफ्स करंट लॉ, है ना, उसमें वेक्टर एडिशन का रोल ही नहीं होता है। I = I1 + I2 लिख देते हैं, चाहे कोई डायरेक्शन कोई भी हो। और मैथमेटिक्स में हमें क्या करना है, मेनली फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। अब ये फ्री वेक्टर्स कौन सी वाला है, तो फ्री वेक्टर्स का मतलब, इसमें देखो बच्चों शुरू में लगेगा, अब धीरे धीरे कोर्स में इन्वॉल्व हो गए ना तो आपको इफेक्टिव, एक दिन में जादू की छड़ी नहीं है। आपको पता है कि हर कंटेंट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, तो फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स, जैसे ये वेक्टर है ना, तो इसको हम कहीं भी स्पेस में ट्रांसलेट कर दें विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन सच टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। क्लियर। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सबसे आसान एग्जांपल ये आपका फ्री वेक्टर है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इस तरह का रहेगा, तो ये A है, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये B है। A और B वेक्टर सेम तभी होते हैं जब इनके मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, तो इनको कहा जाएगा इक्वल वेक्टर। सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर, वेक्टर की डिफिनीशन, फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। फ्री वेक्टर्स के बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, आपका पोजीशन वेक्टर, फिर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, और उसी तरह से आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 4 चीज़ें आपके जेईई मेन में होती हैं। 4 वेक्टर वाला जो है वो जेईई मेन के कोर्स में नहीं है, वो नहीं आता, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो ये आई होप आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट।
तो देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो और जिसका डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। तो पहला इसमें है जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक पॉइंट ए है तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, इस तरह के जो वेक्टर होते हैं इनको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। दूसरा आपका है यूनिट वेक्टर। सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। यूनिट वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसकी डिफिनीसन है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन में हो और जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए कैप बोलते हैं इसको। दिस इज़ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। या इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई ए कैप। मतलब हमें वेक्टर चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए। तो आज के बाद कभी भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करिएगा, आप उसका यूनिट वेक्टर ले लीजिएगा और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ए वेक्टर के अलॉन्ग एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है, तो लैम्डा टाइम्स आप लिख देंगे ए कैप। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये हो गया। तीसरा होता है इसमें नल वेक्टर। नल वेक्टर या इसी को जीरो वेक्टर कहते हैं। आप चाहें तो नल वेक्टर भी लिख सकते हो इसको, है ना। अगला होता है इसमें पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर, देखो बच्चों ये सारी चीज़ें ना एक बार हम लोगों को कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। ये हार्डली आपकी मैक्सिमम 1.5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन हाँ इसमें आपको सारी चीज़ें रिकॉल करा दी जाएंगी। आप एक बार दोबारा सुन सकते हैं इन वीडियोज़ को। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो किसी भी, जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। तो ये ओरिजिन से इस P को ज्वाइन करते हैं तो ये जो वेक्टर बनता है इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और हम लोगों को मालूम है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P होता है x1 i प्लस y1 j कैप बोलते हैं, वैसे j शॉर्ट में बोल देते हैं, और z1 k, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो अभी तक हमने क्लैरिफाई किया जीरो वेक्टर क्या है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। यूनिट वेक्टर क्या है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो और जिसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, एक है। यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, तो एक पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ओ से पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का मतलब पी का कोऑर्डिनेट्स, ये जो दिया है ना इससे हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं x1, y1, z1। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसमें फोर्थ होता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको कहते हैं को इनिशियल। जैसे इस तरह के जो वेक्टर्स हैं, जैसे ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, इसको को इनिशियल कहते हैं। फिर एक होता है को टर्मिनल वेक्टर जिसके फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, उससे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है को टर्मिनल। तो इस तरह के जो वेक्टर होते हैं उसको को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कुल मिला के, है ना। जीरो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर स्पेशली इन सब में इंपॉर्टेंट है, और पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बच्चों क्या होता है कि हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट पता करते हैं। जैसे दो वेक्टर को आपको ऐड करके रिजल्टेंट बताना है, उसके लिए होता है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। पॉलीगन होता है जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका तरीका देखिए, हम लोगों को पता होता है मोस्टली, जैसे कोई एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है और इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो उसका रूल हम लोगों ने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, लेकिन उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। जैसे ए वेक्टर बनाया और इसका जो हेड है इसको कहते हैं टेल, तो इसका टेल पहले वाले के हेड पे लाइए इस तरह से, बी वेक्टर, और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर। तो इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये इसको कहा जाता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को नॉर्मली आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ। एक होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। इसका एडवांटेज क्या है, तो इसमें इन्हीं दो वेक्टर्स को आप एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाते हैं। जैसे ये ए वेक्टर हमने बनाया, देखने में जैसा भी लगे, ये बी, और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, और इसका जो डायगोनल है इसका रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक्चुअली पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं अगर उनके लेंथ इक्वल हो जाएं तो वो रोम्बस भी हो सकता है या
रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल पैरेललोग्राम के जो डायगोनल की लेंथ होती है वो सेम नहीं होती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। अब पॉलीगॉन लॉ क्या होता है बच्चों? तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या है? तो इसको हम इस तरह से देखते हैं, वेक्टर एडिशन। ये 3 लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है पॉलीगॉन लॉ में कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, 3 वेक्टर हैं इस तरह से ए बी और इस तरह से सी दिया है ना, यहाँ पे बी है, ये सी है, ये ए वेक्टर है। तो इसको पॉलीगॉन लॉ में हम कन्वर्ट करेंगे, पहले ए को बनाएंगे, फिर बी को बनाएंगे, फिर सी को बनाएंगे, है ना, ये बी और ये सी। और ये जो रिजल्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी। ये कैसे होता है? तो कहोगे कि सबसे पहले सर इसको ज्वाइन कर लीजिए ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे एक बार और ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए। मतलब पॉलीगॉन लॉ इज़ द बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको 3 चीज़ें हैं, यही बेसिकली करंट जो होता है ना इनको फॉलो नहीं करता, इसीलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते, उसको हम लोग स्केलर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ट्रायंगल लॉ में क्या किया, 2 एडजेसेंट साइड, एक ट्रायंगल का हेल्प लिया है, इसीलिए इसका नाम है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल की जो 3rd साइड है वो रिजल्टेंट बता रही है। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? तो पैरेललोग्राम लॉ में हमने उसको एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाया, और जिसका जो डायगोनल है, जो एडजेसेंट जो स्टार्टिंग पॉइंट से जा रहा है, डायगोनल वैसे 2 हैं। आप अगर इसकी बात करोगे, ये वाला जो वेक्टर है, तो इसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ए माइनस बी। जैसे इधर से करेंगे तो ए माइनस बी लिखेंगे, उल्टा कर देंगे तो बी माइनस ए लिखेंगे, तो डिपेंड करता है। पॉलीगॉन लॉ क्या होता है? तो पॉलीगॉन लॉ आप कहोगे कि ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। क्या है? ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। आपको हर चीज़ एकदम अच्छी तरह से पढ़ना होगा बच्चों, इसमें इफ़ बट की ज़रूरत नहीं है, हम एकदम स्मूथली पढ़ाएंगे, हड़बड़ाना मत, पेशेंस रखना। 4 लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितना स्कोर कर पाएंगे, है ना। अभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखो बच्चों ये हमने क्वेश्चन लिख रखा है, इफ़ ए बी सी डी इज ए रेगुलर हेक्सागन विथ ए बी इक्वल टू ए वेक्टर, बी सी इक्वल टू बी वेक्टर, फाइंड ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें। कई बच्चे जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो इत्मीनान से क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले एक रेगुलर हेक्सागन बना लीजिए, जिसको आप साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। बन गया, ए बी सी कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, डी ई और ये एफ। अब कहा जा रहा है कि ए बी वेक्टर आपका ए है, बी सी वेक्टर क्या है, बी है। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये तो ट्रायंगल लॉ से आ जाएगा ए प्लस बी। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो रेगुलर हेक्सागन होता है ना, उसमें जो मेन डायगोनल होता है वो साइड्स का डबल होता है और डायरेक्शन सेम होती है। वो इस तरह से, क्योंकि आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 60 60 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू इसको पैरेलल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो ये v वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड डबल है और डायरेक्शन सेम है, तो 2b। ये क्या हो जाएगा आपका a वेक्टर, इसको निकालना है। तो आप जैसे इन दोनों का जो सम है वो ये लिख सकते हो, और ये आप एक एक करके लिख सकते हो। 2b माइनस, जैसे इन दोनों का सम करेंगे तो ट्रायंगल लॉ से 2b होगा, तो ये हो जाएगा 2b माइनस a प्लस बी, मतलब b माइनस a वेक्टर। तो आप कह सकते हो सर ये भी b माइनस a है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे ये फाइनल है, ये इनिशियल, इन दोनों का सम, जैसे ए ई प्लस ई डी। एक बार मैं लिख देता हूँ, ए ई वेक्टर हमें निकालना है, ई डी वेक्टर हमें पता है, ए वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर। तो आपको ए ई वेक्टर की वैल्यू मिल गई, ए ई वेक्टर मिल गया 2b माइनस ए वेक्टर। मतलब फाइनल रिजल्ट ये है इसका कि आपको ए सी वेक्टर निकालना था, तो ये आपने ट्रायंगल लॉ से लिखा ए प्लस बी। फिर ए डी वेक्टर आपने डायरेक्टली ज्योमेट्री यूज़ कर लिया 2b। फिर ए ई वेक्टर हमने ऊपर लिख रखा है 2b माइनस ए। और आपको ए एफ वेक्टर कितना मिल गया? तो आपको ए एफ वेक्टर मिल गया b माइनस ए। एक चीज़ ध्यान रखो, ये b है तो इसको भी b कहेंगे, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तभी भी हमें ए वेक्टर मिल जाएगा बाई ट्रायंगल लॉ। तो इसमें एकदम पेशेंस रखना है। जो मेन क्रैक पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि ए डी जो वेक्टर है वो बी सी वेक्टर का क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और इसका ये डबल है। कैसे डबल है? तो मैंने कहा कि एक्सटेंड कर दीजिए तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो आप कहोगे सभी बी बी मैग्नीट्यूड वाले हो जाएंगे। वैसे ये सब रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका जो मॉड है वहीं इसके मॉड के इक्वल है।
तो आप कहोगे कि सर अगर आप इसको रिलेट करोगे तो ये रेगुलर हेक्सागन के कारण 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से ये बी अगर वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, 2b वेक्टर हो जाएगा। इसमें और कोई नई बात नहीं है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, या लाइव इंटरेक्शन जब करेंगे तो आप ज़रूर कहिएगा कि सर वो रेगुलर हेक्सागन वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा, है ना। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला नोट पॉइंट ये है, इसी से रिलेटेड होता है कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू आप 2 टाइम्स ए एम वेक्टर लिखते हो, वेयर एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना। और ये कैसे होता है, तो देखो जैसे ये ए है, हमने यहाँ एक बी बनाया और यहाँ पे एक सी बना दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसका मिड पॉइंट एम है, जैसे हम अगर पैरेललोग्राम बनाए तो इस तरह से बनेगा। हमने अभी सिखाया था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये तो हम लोगों को पता ही है ना। और मान लीजिए ये आपका डी है, तो आप बाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हो ए डी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, और ए को लिख सकते हो इसको 2 टाइम्स ऑफ ए एम वेक्टर। ये ध्यान रखना, बस इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसका एक एडवांटेज क्या, अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर 2 पॉइंट दिए जाएं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर और ट्रायंगल लॉ का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई जेड है, ये पी है आपका x1 y1 z1, और एक क्यू पॉइंट है x2 y2 z2। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से p को ज्वाइन करेंगे, यहाँ q को ज्वाइन करेंगे, एक ट्रायंगल लॉ बन जाएगा। तो हम लोगों को मालूम है कि बाई ट्रायंगल लॉ पी क्यू वेक्टर होता है ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो ये आप निकालोगे तो ये आएगा x2 माइनस x1 टाइम्स i, y2 माइनस y1 टाइम्स j, और ये z2 माइनस z1 टाइम्स k होता है। तो देखो इसमें करना क्या है बच्चों ना, कि आपको 2 पॉइंट दिए हैं, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। इसके कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 z1, इसका दिया हुआ है x2 y2 z2। क्या दिया है, x1, हमारे साथ बोलिए, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो आपको मालूम है कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर की वैल्यू OQ वेक्टर के इक्वल है बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल, जैसे OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर दिस इज इक्वल टू OQ वेक्टर। ये क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहीं से मैंने PQ वेक्टर को OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर लिखा है, तो ये आएगा। और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वहीं वेक्टर की लेंथ होती है। तो अगर आपसे कोई PQ पूछ दे तो विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे कि ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, एक पॉइंट है 1, 2, 3 और दूसरा है -5, 6, 9, तो आप PQ लिखोगे कितना बताओ, तो ये लिख दोगे 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखो ध्यान से, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये आप ध्यान से देखिए तो 2 बाहर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 36 प्लस 16 प्लस 36। तो इससे 4 बाहर कर सकते हैं, तो 4 मतलब 2 बाहर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस अगेन 9, तो 9 9 होता है 18, 22, तो 2 रूट 22। या आप यहाँ पे कहोगे कि सर 88 आएगा, 88 से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, वो स्क्वायर रूट की तरह 2 जाएगा, तो 2 रूट 22 यूनिट्स। बिल्कुल, ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कोई कहे कि डिस्टेंस ऑफ, इस क्वेश्चन में कि P की डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, तो ये आप क्या करोगे,
तो आप कहोगे कि ओरिजिन मतलब x1 y1 z1 एक पॉइंट और 0 0 0 दूसरा पॉइंट, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जैसा हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं एग्जैक्टली उसी तरह से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता है, और इसमें कोई नई पॉइंट नहीं है। अगर 2 वेक्टर दिए जाएं तो उनका डिफरेंस, पोजीशन वेक्टर, तो उनका डिफरेंस लेकर उसका मॉड ले लेंगे, उसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब आप लिखिए सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से सेगमेंट दिया है, एक ए है, यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर ए है, और इधर बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और एक पी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और ये अगर m/n रेशियो में है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, है ना। ये ओरिजिन, ये वाई एक्स और ये आपका जेड एक्सिस। क्लियर। आपको मालूम है कि ये जो AP है और AB की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन के लिए हमने सिखाया था कि यूनिट वेक्टर को आप इक्वल रखते हो, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट AP वेक्टर, यहाँ भी AB वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस A अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो M टाइम्स हम लोग कोई प्रोपोर्शनलिटी रेशियो ले सकते हैं, इक्वल टू B माइनस A अपॉन M प्लस N टाइम्स L। तो यहाँ से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी M टाइम्स B प्लस N टाइम्स A, M टाइम्स B प्लस N टाइम्स A अपॉन M प्लस N। ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे वेक्टर के टर्म्स में कर रहे हैं, अगर हमें कंपोनेंट दिया जाए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स के लिए अलग, वाई एक्सिस के लिए अलग, जेड एक्सिस के लिए अलग, तो इसी को कहते हैं सेक्शन फार्मूला। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि अभी ए और बी के बीच में है पॉइंट पी, तो इसको क्या बोला, इंटरनल। अगर पी पॉइंट ए और बी के बाहर चला जाए तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इंटीरियर कहीं आ रहा है तो इंटरनल, बाहर जा रहा है तो एक्सटर्नल। बहुत सही सोचा आपने। तो आप लिखिएगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन हम लोग क्या करेंगे, आर वेक्टर को लिख देंगे m टाइम्स b माइनस n टाइम्स a अपॉन बी m माइनस n। इसमें इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि a और b का जो पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में मेजर किया गया है, आंसर भी उसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आएगा। जैसे इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजर किए हैं तो हमारा आंसर भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही आएगा। अगर ये दोनों कहीं पॉइंट S के रिस्पेक्ट में मेजर किए होते तो हमारा आंसर भी पॉइंट S के रिस्पेक्ट में आता। अगली चीज़ होती है इसमें मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फार्मूला या मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख देंगे A प्लस B वेक्टर होल डिवाइडेड बाई 2 एवरेज। और रेशियो, अगर इफ़ रेशियो इज आस्क्ड इन क्वेश्चन देन एज्यूम λ/1, λ/1 मानते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो रेशियो द डिवीजन शुड बी इंटरनल, और लैम्डा अगर नेगेटिव आ जाता है तो डिवीजन एक्सटर्नल होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने अभी तक क्या बताया, डिस्टेंस फार्मूला बता दिया, सेक्शन फार्मूला बता दिया। ये क्रॉस वाला ध्यान रखना, m टाइम्स b प्लस n टाइम्स a अपॉन m प्लस n फॉर इंटरनल डिवीजन, और माइनस हो जाएगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, और एवरेज ले लेंगे मिड पॉइंट फार्मूले के लिए। तो ये होता है आपका सेक्शन फार्मूला। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट होता है बच्चों सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। तो पिछले पार्ट में हमने ये सिखाया है कि अगर आपको रेशियो एज्यूम करना हो या रेशियो फाइंड आउट करना हो किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, λ/1 मानोगे, बिल्कुल सही। उसके बाद कैलकुलेशन करोगे, लैम्डा अगर पॉजिटिव आता है तो डिवीजन इज
इंटरनल, और लैम्डा अगर नेगेटिव आ जाता है डिवीजन एक्सटर्नल, लैम्डा अगर 1 आ गया तो डिवीजन आपका मिड पॉइंट फार्मूला वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। सेंट्रॉयड का है तो इट इज़ 4 पॉइंट होते हैं इसमें, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। तो सेंट्रॉयड होता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसके पोजीशन वेक्टर अगर हमें पता है तो मीडियंस क्या होता है कि एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, इसको कहते हैं मीडियन। तो अभी पढ़े हैं इसको b+c/2। और सेंट्रॉयड हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, इसी को कहते हैं सेंट्रॉयड। तो अगर सेंट्रॉयड का पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो ये सिंपली एवरेज हो जाएगा। 2:1 फार्मूला लगाओगे इंटरनल डिवीजन का, तो ये a+b+c/3, इसी को कहते हैं सेंट्रॉयड। अब ये अगर x1y1 z1 हो, ये x2y2 z2 हो, और ये x2y2 x3y3 z3 हो डियर, तो आप x1 + x2 + x3y3 y1 + y2 + y3y3 z1 + z2 + z3y3 लिख दोगे। बस इतना ही करना है नया, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सोचना है। अब इसका अगला पार्ट होता है इन सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे और एग्ज़ाम में भी आता रहता है। सेंट्रॉयड तो बहुत आसान होता है। तो इन सेंटर में क्या है आपका, इन सेंटर में ध्यान रखिएगा कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे ये है और ये है, तो ये एंगल अब बाइसेक्ट हो गया। जैसे ये a/2 ये a/2। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डियर कि जैसे इनकी साइड्स को हम a b c लिख देते हैं और इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 y1 z1 लिखते हैं और इसको x2 y2 z2, ठीक है, और इसका x3 y3 z3। तो इसमें ध्यान रखना कि पहली चीज़ तो ये होती है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, वो सामने वाली साइड्स को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब BD/DC की वैल्यू जो होगी दिस इज़ AB/AC के इक्वल हो जाएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा है कि AI/ID की जो वैल्यू है दिस इज़ इक्वल टू B+C/A। और इसी तरह से सिमिलरली लिख सकते हैं। और अगर I के कोऑर्डिनेट्स लिखा जाए तो इसका तरीका होता है, जैसे सेक्शन फार्मूला से पहले हम लोग D निकाल लेंगे, फिर जो रेशियो बताया उससे डायरेक्टली I आ जाएगा, और ये आता है AX1 + BX2 + CX3। मतलब A को आप सामने वाले वर्टेक्स में मल्टीप्लाई करिए, B को सामने वाले और C को सामने वाले अपॉन A + B + C। इसको हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन कहते हैं। और इसी तरह से Y और Z के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी ये प्रूफ करना हो कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो आप ये प्रूफ कर दो कि BD/DC आपका AB/AC के इक्वल हो गया, तो आपका काम बन जाएगा। ये स्पेशली जेई में ज़्यादातर आता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन जेई मेन में भी आते हैं। सेंट्रॉयड बहुत आसान होता है। तो इन सेंटर क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। सेंट्रॉयड का है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दो बच गए, सर्कम सेंटर मतलब एक ऐसा सर्किल जो तीनों वर्टिसेस से पास करे, और एक होता है ऑर्थो सेंटर मतलब एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो आगे आएंगे, पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो सेंट्रॉयड हमने बता दिया, इन सेंटर बता दिया। अब आप लिखिए क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। लेट A 1, -1, -3 एंड B 2, 1, -2 एंड C -5, 2, -6 आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस। पोजीशन वेक्टर्स मतलब ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ऑफ ट्रायंगल ABC। द लेंथ ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इट्स इंटरनल एंगल A इज़ गिवन बाई। अभी जो हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि सबसे पहले हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, BD/DC इक्वल टू AB/AC। अभी नोट्स देखिए, अभी तुरंत लिखवाया है, ये उसी कंसेप्ट पे होगा। तो देखो, सबसे पहले आप डायग्राम बनाना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे हमें क्लैरिटी मिलती है। ये -3, B आपका हो जाएगा 2, 1, -2, और जो C पॉइंट है -5, 2, -6। तो यहाँ पे AB जो पॉइंट है वो आएगा आपका √1² + 2² + 1²। तो ये कितना हो जाएगा, √4, √6। और AC आपका वैल्यू आ जाएगा, ये लिखेंगे 6² + 3² और अगेन +3²। तो ये आप लिख दोगे 3√6, मतलब ये जो 1:3 हो गया।
तो आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और डी की वैल्यू हो जाएगा बाई सेक्शन फार्मूला। क्या करेंगे, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसमें इंटरनल डिवीजन है तो 1 ये -5 प्लस 6/4। आगे क्या लिखोगे, तो ये आप लिखोगे वो 2, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, +3/4, और अगला तो -6/4। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, इधर 5/4 और इधर -12/4। जानबूझ के /4 लिखा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपने लिख दिया 1/4, 5/4 और ये -3। तो अब आप ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाई डिस्टेंस फार्मूला, विच इज़ 3/4 का होल स्क्वायर और प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। तो 1/4 इनफैक्ट 3/4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा √10। तो 3√10/4। आंसर में देख लीजिए, आंसर IIT बॉम्बे। वैसे अभी हमें NIT पहुंचना है, एडवांस के महारिवीजन में हम लोग IIT पहुंच जाएंगे, है ना। बच्चों क्या करो ना, मोटिवेटेड रहो। मोटिवेटेड रहोगे तो क्या होगा, उससे पैशन क्रिएट होगा, है ना। अभी भी आप कर सकते हो, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाओ, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, है ना। इस तरह का पैशनेट रहिए, कर लेंगे, है ना। मैंने कहा ना JEE मेन कोई टफ नहीं है, बस आपको ठान लेना है कि नहीं मुझे करना है। आग लगा दो अपने अंदर फोड़ दो यार, है ना, ये करो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, बस लॉजिक हमारा क्लियर है कि भाई BD/DC की वैल्यू AB/AC के इक्वल होगा, तो AB/AC डिस्टेंस फार्मूला से निकाला, BD/DC सेक्शन फार्मूला से निकाल लिया, D की कोऑर्डिनेट, D के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो हम AD से डिस्टेंस नहीं निकालेंगे रे, बिल्कुल निकाल लेंगे। बस इतना ही होता है बच्चों, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमने क्वेश्चन अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, कोलिनियर वेक्टर्स अगला पॉइंट होता है, कोलिनियर कोप्लानर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको आए कोलिनियर वेक्टर्स तो आपको 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि 2 वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे। 2 वेक्टर्स कोलिनियर तब होंगे बच्चों जब आप उनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम या पैरेलल हो जाएं। लाइन ऑफ एक्शन से मतलब क्या है, तो इस तरह के कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं, जैसे एक A है एक B है, ये आप कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हो। B को थोड़ा छोटा बना देते हैं, इसको कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हो, इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गए। और इसको भी कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं। क्लियर। तो A and B आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ़ दे हैव सेम और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। अब फॉर्मुलेट कैसे करें, तो आप कह सकते हो कि सर इन चारों फॉर्मूले में अगर डायरेक्शन की बात करें तो या तो डायरेक्शन सेम है या तो एक दूसरे के नेगेटिव है। डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था बच्चों यूनिट वेक्टर। तो आप क्या लिखोगे, A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू ± B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो यहाँ से आ जाएगा A वेक्टर की वैल्यू ± मैग्नीट्यूड ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B टाइम्स वेक्टर B। और ये क्या है, कुल मिला के कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसको हम लोग लैम्डा बना देते हैं या अल्फ़ा, जो भी बना सकते हो। और आप कह सकते हो कि A की वैल्यू लैम्डा टाइम्स B वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, है ना। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 ये होता है बच्चों कि A एंड B आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स ये कब कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, इफ़ A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू स्केलर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसको कहेंगे कोलिनियर। अब इसका एडवांटेज कैसे लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको कभी भी कोलिनियर वेक्टर्स प्रूव करना है तो एक दूसरे का लीनियर टाइम्स दिखा दीजिए, कंपोनेंट के टर्म्स में कंपोनेंट का रेशियो सेम कर दीजिएगा। क्लियर। तो ये होता है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब फील आई कोलिनियर का मतलब कि ऐसे तो इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, पैरेलल हो, उसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। और जब भी 2 कोलिनियर वेक्टर्स आएगा तो एक को हम दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख देंगे, चाहे वो पहला कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो अगला पॉइंट ये होता है बच्चों कि A और B 2 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर अगर वेक्टर्स हैं, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और एक लीनियर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं,
तो ये तभी हो सकता है जब ये जो कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू स्केलर कह रहे हैं, जो स्केलर्स हैं वो जीरो हो जाएं। यहाँ तक कि इसका प्रूफ, जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर समझ में नहीं आया, कुछ और बताइए। तो प्रूफ इसका ये है बच्चों कि ए, जैसे मान लीजिए कि इसमें आप किसी को जीरो नहीं मानना चाहते हैं, मान लीजिए हम लैम्डा 1 को जीरो नहीं लिखना चाहते, तो आप तुरंत कहोगे कि सर लैम्डा 1 टाइम्स ए प्लस लैम्डा 2 टाइम्स बी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ से आप बी की वैल्यू लिख देंगे माइनस जैसे जो टर्म नॉन जीरो है उसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 टाइम्स बी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर कोलिनियर। अभी हमने सिखाया है कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स के टर्म्स में हो गए। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। अभी तो हम लिख के आ रहे हैं कि ये एक दूसरे के क्या हैं, नॉन कोलिनियर हैं, हम कोलिनियर प्रूव कर दिए। यहाँ देखो नॉन कोलिनियर लिखा है, यहाँ कोलिनियर आ गया। विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो कहेंगे कि सर जो जूम किया है ना वही गलत है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली आप कहोगे कि लैम्डा 2 की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। बस इतना है। जैसे हमने लैम्डा 1 को जीरो किया वैसे आप लैम्डा 2 को भी जीरो कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखें। अब क्या है, दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स अगर लीनियर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये तभी हो सकता है जब लीनियर कोफिशिएंट जो कांस्टेंट स्केलर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये दूसरा पॉइंट है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो इससे दो वेक्टर बना लेंगे। आप कह सकते हो कि सर 3 पॉइंट एक लाइन पे हैं ए बी सी, तो इससे बनने वाले दो वेक्टर कोई भी ए बी बी सी या ए बी ए सी लिख सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर, है ना, ये भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी। ठीक, ये आपका तीसरा पॉइंट होता है। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि अगर आपकी ये तीनों के पोजीशन वेक्टर्स दिए जाते हैं, इसको हम दूसरे तरह से लिखवा देते हैं। तो देखो पहले तो 3 पॉइंट्स वाला समझा दें। 3 पॉइंट्स के लिए हमने क्या किया बच्चों, ए बी वेक्टर निकाला, ए सी वेक्टर निकाला। एक बार बताइए, कहोगे सर ए बी 3 पॉइंट से दो वेक्टर तो बना ही सकते हो ना, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर। कोई स्टूडेंट बी ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर बना सकते हैं, कई स्टूडेंट ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर के अलावा जैसे ए सी वेक्टर ए बी सी वेक्टर को रिलेट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो ए को हमने दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख दिया, ए बी को आप चाहें तो लैम्डा टाइम्स ए सी लिखिए, ए सी को आप लैम्डा टाइम्स ए बी लिखिए। इट डज नॉट मैटर। मैटर ये करेगा कि आपको एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखना होगा। और वही है पॉइंट, की पॉइंट वही है बच्चों। और की पॉइंट ही आई टी है, की पॉइंट ही आई टी है, ध्यान रखना, है ना। तो ये पॉइंट नंबर 3 है। अब लिखिए पॉइंट नंबर 4। देखो ये पॉइंट नंबर 4 ये होता है कि अगर ए बी सी के पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर दिए जाते हैं तो ये कोलिनियर तभी होंगे जब ये दो रिलेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगा, जहाँ पे एक्स वाई जेड आपके स्केलर्स हैं और सभी के सभी जीरो नहीं हो सकते। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक जो मैं आपको पिछला मेथड बता रहा था, जैसे ए लिखा है आपने, यहाँ आपने बी लिखा और यहाँ पे आपने सी लिखा, तो आप कह सकते हो कि सर ये कोलिनियर हैं तो ए बी की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ए सी लिख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ बी माइनस ए लिखेंगे, यहाँ लैम्डा टाइम्स सी माइनस ए लिखेंगे। सबको एक तरफ लेकर चलिए तो आप लिखोगे ए वेक्टर का कोफिशिएंट कितना लिखोगे, देखो ध्यान से। तो ए वेक्टर के लिखोगे 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस माइनस 1 टाइम्स बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू कंपेयर करने पे 1 माइनस लैम्डा है, y आपका -1 है और z आपका लैम्डा है। तीनों का सम निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा और तीनों साइमल्टेनियसली किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं हो सकते। तो एक तो ये है कि डायरेक्ट आ रहा है, और एक बार देखते हैं कि क्या इन दोनों से डायरेक्टली कोलिनियर कन्फर्म होगा। तो आप जब सभी जीरो नहीं हो सकते तो किसी एक को जीरो मान लीजिए, नॉन जीरो मानिए। जैसे z की वैल्यू नॉन जीरो माना हमने, तो z टाइम्स c की वैल्यू क्या लिखा हमने, माइनस टाइम्स, या इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस जेड टाइम्स सी इक्वल टू एक्स ए।
प्लस वाई बी और माइनस टाइम्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं दूसरे इक्वेशन से, दोनों को डिवाइड कर दें तो एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमें याद दिलाएगा सेक्शन फार्मूला का, जिसमें ए यहाँ पे होगा, कहीं भी बना सकते हैं बी एज्यूमिंग इंटरनल, और x को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ c पॉइंट है, यहाँ पे ये रेशियो x इज टू वाई है, तो x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स b अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इससे भी कंफर्म हो जाता है कोलिनियर। लेकिन हमने देखा है एग्जाम में कभी भी फोर्थ पॉइंट की ज़रूरत बहुत रेयर पड़ती है। फोर्थ पॉइंट की ज़रूरत इसलिए रेयर पड़ती है बच्चों क्योंकि हमारा 3 पॉइंट से ही काम हो जाता है, तो इसमें 4 पॉइंट्स हमने लिखवाए हैं। पहला पॉइंट्स लिखवाया है आपका कि अगर 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो ए का वैल्यू दूसरे का लैम्डा टाइम्स बी लिख देंगे। दूसरा पॉइंट लिखवाया है कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर प्रूव करने हैं तो 2 वेक्टर बना के कोलिनियर कर देंगे, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन उसी के आते हैं। थर्ड होता है आपका कि अगर आपको ए बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिए हैं और लीनियर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो स्केलर्स 0 होंगे। फोर्थ वेक्टर्स आपका ये होता है, थोड़ा लंबा चौड़ा पॉइंट है कि अगर इनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो ये कोलिनियर करने के लिए 2 रिलेशन या 2 रिलेशन से कंफर्म कर लेंगे कोलिनियर है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फर्स्ट कि 2 वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर हैं, इसका मतलब एक को दूसरे का लीनियर टाइम्स लिख सकते हैं, उसी को कहते हैं लीनियर डिपेंडेंसी। क्लियर? तो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हमने ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, A and B are 2 non-collinear vectors. Then find the value of x for which the vector alpha vector equal to x minus 2 times A vector plus B vector and beta vector equal to 3 plus 2x times A vector minus 2B vector are collinear. तो इसमें पॉइंट ये है कि ये एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर्स हैं, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू सिंस अल्फ़ा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर कोलिनियर। इसका क्या कंक्लूजन निकालोगे? तो कहोगे कि सर एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख दीजिए, तो अल्फ़ा वेक्टर इक्वल टू लैम्डा देख लेना, इन्वॉल्व तो नहीं है ना, रहेगा तो कुछ और लिखेंगे, बीटा वेक्टर अब ये पुट कर दीजिए, तो x माइनस 2 टाइम्स a प्लस b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3 प्लस 2x टाइम्स a, केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ -2b। तो जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 2x, इक्वेशन नंबर 1। और जैसे a का कोफिशिएंट दोनों को कंपेयर कर लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 2x टाइम्स लैम्डा लिखेंगे ना, अगर a का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो। इसी को मैं कह रहा था बच्चों कि ये जब एक तरफ ले जाओगे ना तो a और b क्या है, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो आप क्या करते हो, कोफिशिएंट को 0 करते हो, तो एक तरफ ले जाके कोफिशिएंट 0 करना इज इक्वलेंट टू कोफिशिएंट कंपेयर कर देना। तो यहाँ a का कोफिशिएंट x माइनस 2 यहाँ पे है लैम्डा टाइम्स 3 प्लस 2x, और इधर b का कोफिशिएंट है 1 और इधर b का कोफिशिएंट -2 टाइम्स, तो इसको रेशियो ले लीजिए, तो x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू 3 प्लस 2x अपॉन -2। अब ये कैलकुलेशन है, बस कर रही है इसको, -2x प्लस 4 इक्वल टू 3 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4। एक बार आंसर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, आंसर इज़ 1/4, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में आपको कम से कम 3-4 मिलेंगे, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। एक को लैम्डा टाइम्स दूसरा लिखना है, उसी को कहते हैं कि अगर ये दोनों कोलिनियर हैं तो x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2x इक्वल टू 1 अपॉन -2, इस रेशियो को ऐसे लिख ही सकते हैं। तो वो डायरेक्ट मेथड होता है, कंपोनेंट के रेशियो क्या करिए, सेम कर दीजिए। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, अगला पार्ट होता है इसमें कोप्लानर वेक्टर्स। तो इसमें कुछ चीज़ें हम पहले से ही लिख दिए हैं। पहली बात तो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर होंगे, 2 वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में रख सकते हैं आप, क्योंकि हमने पैरेलल वेक्टर वाला कंसेप्ट पढ़ा रखा है। तो 2 वेक्टर का है, आप हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम कर सकते हो और ये दोनों प्लेन में आ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये कोप्लानर कोलिनियर की तरह ही है। जैसे 2 वेक्टर्स कोलिनियर होते थे तो एक को हम लोग दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख देते हैं, उसी तरह से अगर 3 वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो एक को आप लैम्डा टाइम्स b प्लस म्यू टाइम्स c लिख सकते हैं, वो कोई को भी लिख सकते हैं।
तो पहला हमने यही लिखा है, ए गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर कोप्लानर इफ़ दे हैव पैरेलल टू द सेम प्लेन, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। ये बात ध्यान रखिएगा, ए बी सी कोप्लानर होंगे अगर एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स प्लस म्यू टाइम्स। ज़्यादातर स्टूडेंट लैम्डा और म्यू में से एक को 1 कर देते हैं, वो मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना 1 नहीं होगा इन जनरल। अगली चीज़ होती है कि अगर ए बी सी नॉन जीरो नॉन कोप्लानर होंगे और ये लीनियर रिलेशन सेटिस्फाई होगा, ये तभी हो सकता है जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ये एस टी पी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है। अब अगला होता है कि ए बी सी डी अगर 4 कोप्लानर वेक्टर्स हैं, ए बी सी डी अगर 4 कोप्लानर वेक्टर्स हैं, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, ये ए बी सी डी अगर 4 कोप्लानर वेक्टर्स हैं तो आप इनसे 3 वेक्टर्स बना सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर आर कोप्लानर, जैसे कि हम आपको बता रहे थे। और सिमिलरली आप एक को म्यू लैम्डा टाइम्स ए सी प्लस म्यू टाइम्स ए डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ लैम्डा और म्यू क्या हैं, स्केलर्स हैं। किसी एक को लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए बी को ही लिख रहे हैं। आपका मन कर रहा है ए सी को लिखने का, तो ए सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी प्लस म्यू टाइम्स ए डी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या कंसेप्ट बताया बच्चों, पहला ये बताया कि कोप्लानर वेक्टर्स क्या हैं। तो कोप्लानर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक प्लेन के पैरेलल हों। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर होंगे। तीसरा पॉइंट कि अगर 3 वेक्टर कोप्लानर होंगे तो एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स प्लस म्यू टाइम्स सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और लास्ट की अगर ए बी सी अगर नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैं, कोलिनियर से रिलेट करोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो हम कहेंगे कोलिनियर को ज़्यादा फोकस करना। कोप्लानर वेक्टर्स हम लोग आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ते हैं और जो कि बहुत आसान हो जाता है। तो ये रहा कोप्लानर वेक्टर्स। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है इसमें कि अगर आपको दो, ध्यान से सुनिएगा इसको, एक ए वेक्टर दिया हुआ है और एक बी वेक्टर दिया हुआ है। अगर हम इससे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। तो मैं ये कहूँगा कि ये वेक्टर कितना होगा, तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोल दोगे। लेकिन ये एंगल इन जनरल अल्फ़ा और बीटा है। अगर हम चाहते हैं कि ये बाइसेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर लिखें, तो आप क्या करिए, इस यूनिट वेक्टर बना लीजिए, इसको बी कैप कर दीजिए। अब आप करोगे तो ये रोम्बस बन जाएगा और उस समय ये अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा होगा। तो इस वेक्टर को आप इन जनरल लिख सकते हैं किसी भी, वैसे तो ये ए प्लस बी वेक्टर होगा, लेकिन इसके डायरेक्शन में आप कोई भी इस तरह का वेक्टर लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर or angle between A vector and B vector is R vector equal to lambda times A vector plus B vector। अगर ये लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना होगा, R vector equal to, जो गलतियाँ होती हैं वो भी तो समझाना है ना, क्या करना है उसके साथ साथ क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए। ये लिख दो, या R vector equal to lambda टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप लिख दीजिए। क्लियर, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में यही है बच्चों कि मैं ये सिखाया स्टार्टिंग में कि इन जनरल पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर का काम नहीं करता। तो अगर हमें एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर चाहिए तो ए कैप बी कैप बना लेंगे, उससे ये रोम्बस कन्फर्म हो जाएगा। और रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे एंगल को क्या करता है, रोम्बस के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो इसकी वैल्यू लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, कैप कैसे लिखोगे, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से। आप ये भी लिख सकते हैं माइनस करके, क्योंकि कह सकते हो सर ये हम लोग दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। जैसे इसको अगर रिवर्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी कैप। तो ये एंगल को अब ये कैसे पहचानेंगे कि एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसको आगे हम बताएंगे कि ए और बी के बीच में जब एक्यूट एंगल होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव और ऑब्ट्यूस होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव। ये ध्यान रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करते। ध्यान रखिएगा, है ना। अब हमारे सिलेबस में 4 पॉइंट और पढ़ने हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए। फिर लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट।
तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बेसिक डिफिनीशंस, कोप्लानर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। एकदम इत्मीनान से आप थ्योरी पढ़ते जाइए, और आप अगर बोर हो रहे हैं तो आप रुक रुक के पढ़िए। हम चाहेंगे कि बच्चों इसमें आप एकदम पैसिनेटिंग की तरह पढ़ो, है ना। नोट्स भी बनाओ, उसको इंटरेक्ट करो, डाउट पूछना लाइव क्लासेस में अगर कोई डाउट होगा तो, है ना, वो हम समझ जाएंगे कि आप कौन से डाउट पूछ रहे हैं। तो अब क्या है कि हमने कहा था कि 4 पॉइंट्स अब हम लोगों को पढ़ने हैं। एक है आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 4 पॉइंट्स, चैप्टर ख़त्म, वेक्टर वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है बच्चों कि अगर 2 वेक्टर्स ए और बी हैं और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये थीटा वाला कंसेप्ट क्या है, तो अगर 2 वेक्टर एक पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं तो हम लोग एंगल डिफाइन कर सकते हैं, और 2 वेक्टर एक दूसरे से एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हों तभी भी एंगल डिफाइन किया जा सकता है। जैसे ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है तो इसको हम लोग थीटा कह देंगे। लेकिन अगर एक वेक्टर आपका निकल रहा हो और एक वेक्टर उसकी तरफ जा रहा है तो एंगल हो जाता है आपका पाई माइनस थीटा करके। इसको नहीं बोलते, इसको कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक इनिशिएशन है, एक उस पॉइंट से निकल रहा है और एक उसी पॉइंट पे जा रहा है तो एंगल उसका सप्लीमेंट्री होगा, मतलब पाई माइनस थीटा। और एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स होता है हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में। 0 पे भी क्लोज्ड, पाई पे भी क्लोज्ड। अगर 0 है तो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं और पाई है तो एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये होता है ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ आइदर ए 0 हो गया या बी 0 हो गया या दोनों 0 हो गए तो एंगल तो डिफाइन कर नहीं पाएंगे। देन एंगल इज़ नॉट डिफाइंड, बट ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगली चीज़ ये है बच्चों कि इसमें ए मॉड बी क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। और 0 से पाई के बीच में जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है पाई बाई 2 पे। तो नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे कि अगर थीटा इज़ एक्यूट एंगल है, जैसे हम आपको बता रहे थे ना कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा या ऑब्टूस एंगल, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना। अगर वो 0 से ग्रेटर आ गया तो एक्यूट, नेगेटिव आ गया तो ऑब्टूस। देन ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर दैन 0। अगर थीटा आपका ऑब्टूस हो गया, ऑब्टूस मतलब राइट एंगल से ज़्यादा, देन ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी वो लेस दैन 0 आएगी। क्यों? क्योंकि उस समय कॉस आपका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर थीटा आपका पाई बाई 2 आ जाता है देन आप ए डॉट बी की वैल्यू क्या करोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे। तो 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर थीटा है, ए एंड बी इज थीटा, देन हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ये ध्यान रखिएगा जहाँ पे थीटा का जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है। तो इसमें हम लोगों ने सीखा है कि ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दूसरा पॉइंट, थीटा अगर एक्यूट है तो ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव, थीटा ऑब्टूस है तो ए डॉट बी नेगेटिव, और थीटा अगर राइट एंगल है तो ए डॉट बी की वैल्यू इक्वल टू 0। एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकालते हैं। कैसे? कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको एकदम केक वॉक की तरह खाते रहिए, चलते रहिए और इजी टू डू इट, है ना। और मोटिवेटेड रहिए। IMDS, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन टू गेट सक्सेस। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला होता है बच्चों कि जैसे ए डॉट ए की बात करें तो ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए कॉस ऑफ 0। तो ये हो जाता है मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। इसको हम लोग ए का स्क्वायर भी लिखते हैं। तो सिमिलरली हम लोगों ने ये सीखा कि मॉड ए का स्क्वायर ए डॉट ए होता है। उसी लॉजिक से ए प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हो, ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो इसको जब ओपन करते हैं तो ये आता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो 2 डॉट ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, सिमिलरली मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। और यहाँ पे
मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। सिमिलर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला ये होता है बच्चों कि इसमें अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, है ना, ये फटाफट लिखते जाइए, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और आप लोग डॉक्टरी मॉडल में लिखना नोट्स, b1i प्लस b2j, ये हम सब कुछ कवर करेंगे बच्चों। जैसे कई बच्चों का था कि b3k, तो a डॉट b होता है यहाँ पे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। और इस क्लास का फीडबैक आप लाइव क्लास में देंगे, है ना। अगली चीज़ होती है इसमें a1 b1, i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है, ये सब हम लोग को पता है। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, i डॉट i ये आपका 1 होता है, i डॉट j एंगल 90 होने की वजह से कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट का बेसिक एप्लीकेशन। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्री वाइज ये कहाँ यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। अभी तक सबसे ज़्यादा एंगल के लिए यूज़ करेंगे, और दूसरा चीज़ इसको हम लोग एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, और इस तरह के रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये सब फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ये सब जेईई मेन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ये याद कर लें, याद करेंगे तो आपसे क्वेश्चन देखिएगा बहुत आसानी से बन जाएगा बच्चों। नहीं याद करोगे तो थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस होगी। अब आप लिखो, ये हमारे ख्याल से नोट भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताना है। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये O है, ये A है, और ये B पॉइंट है, इसको हमने इस पर प्रोजेक्ट किया, है ना। मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ये अगर थीटा है, ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर है। तो प्रोजेक्शन ध्यान से देखना, OM को बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब परछाई ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर, ठीक। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप कहोगे सर मॉडुलस ऑफ B कॉस थीटा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा लिखोगे तो OM अपॉन मॉडुलस ऑफ B, तो OM हो जाएगा मॉडुलस ऑफ B कोसाइन ऑफ थीटा। और चूँकि A डॉट B की वैल्यू हम लोगों को पता होती है, A डॉट B लिखते हैं हम लोग मॉड A मॉड B कॉस थीटा। तो यहाँ से मॉड B कॉस थीटा की वैल्यू पिक कर सकते हैं, विच इज़ A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A, या इसको सिंपली आप B डॉट A कैप भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर मेरा प्रोजेक्शन आप पे निकालना है तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा और आपके मॉड से डिवाइड कर दिया जाएगा, उसी को कहते हैं प्रोजेक्शन। क्लियर, A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A के इक्वल, तो उसी को प्रोजेक्शन वेक्टर कहा जाता है। सॉरी, प्रोजेक्शन वेक्टर OM वेक्टर होता है। ये क्या होगा, तो आप कहोगे सर आपने सिखाया था शुरू में कि OM की डायरेक्शन और OM का मैग्नीट्यूड, तो OM का मैग्नीट्यूड तो हम लोग उठा के लाए हैं, और OM की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली A की डायरेक्शन है। तो A वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A वेक्टर, तो ये फाइनली हो जाएगा A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर टाइम्स A वेक्टर। क्लियर। और MB वेक्टर क्या है, तो आप कहोगे सर OB वेक्टर माइनस OM वेक्टर कर दीजिए। तो OB वेक्टर कितना है, B वेक्टर माइनस A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर
टाइम्स ए वेक्टर। इसमें ध्यान रखना कि ओ एम जो होता है वो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए है और एम बी है कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो ये हमने लिखा ओ एम वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ओ एम वेक्टर मतलब ये पूरा लिख देना, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर इज़, क्या लिखोगे तो एम बी वेक्टर लिख देना। एम बी वेक्टर का मतलब ये पूरा है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जैसे हमने बी का ए पे प्रोजेक्शन निकाला है ना, मैंने आप पे निकाला है, आपका प्रोजेक्शन मेरे ऊपर निकल सकता है। कैसे? तो कहोगे कि सर दो वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है तो दोनों का डॉट लीजिए और जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, जैसे आप मेरे पे ऊपर निकाल रहे हो तो मेरे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। आप जैसे लिखे हो ना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए ऑन बी लिख लो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। सिमिलरली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आप इसको इत्मीनान से देख सकते हैं। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब कि इसका प्रोजेक्शन आप इसके अलॉन्ग निकालना चाहते हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन वैल्यूज़ है उसी को कहते हैं प्रोजेक्शन। जैसे सब टेंजेंट सब नॉर्मल में हम लोग पढ़ते हैं। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है बच्चों, मैं चाहूँगा कि इसको आप अटैम्प्ट कर लें। ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स इफ सी इक्वल टू ए कैप प्लस 2 बी कैप एंड डी वेक्टर इक्वल टू 5 ए कैप माइनस 4 बी कैप are perpendicular to each other, then angle between a cap and b cap is given by। तो पहला पॉइंट आपको ये दिखा कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे? 0। बस इतना सोचना है आपको। तो सिंस c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू d वेक्टर, दिस इम्प्लाइज c वेक्टर डॉट d वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये लिखोगे 5 ए कैप माइनस 4 बी कैप डॉट ए कैप प्लस 2 बी कैप इक्वल टू 0। तो 5 ए कैप हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप माइनस 4 टाइम्स ए डॉट बी और ये माइनस 8 टाइम्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स ए डॉट बी का मतलब ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 3। तो कॉस थीटा आपका 1/2 आएगा और कॉस थीटा 1/2 आएगा, इसका मतलब थीटा कितना है आपका? π/3 है। ये बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आंसर इज़ 4th ऑप्शंस। तो यही है आपका क्लियर। तो इसमें आपको बेसिक यही ध्यान रखना है, डेफिनीशन, प्रोजेक्शन, ए और बी के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। दो वेक्टर अगर एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ए डॉट बी ग्रेटर दैन 0, ऑब्ट्यूज के केस में लेस दैन 0, इक्वल 90 डिग्री के केस में ए डॉट बी इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और इसको हम लोग प्लेन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो ये बच्चों आप ध्यान रखना। ओके, अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। इसमें ऐसे है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर। अब देखो इसमें क्या होगा ना कि जैसे स्केलर प्रोडक्ट में हमारा आंसर क्या आ रहा था? स्केलर आ रहा था, उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, इंक्लाइन एट एंगल थीटा, देन ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू ईटा कैप। ये ईटा कैप क्या है? देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये बोर्ड के प्लेन में है क्योंकि हमने कहा था दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होंगे। तो ए को आप बी की तरफ टर्न करेंगे तो अंगूठा आपकी तरफ जाएगा। तो अब इस तरह का वेक्टर को एन कैप कहते हैं। तो हम इस तरह से नहीं दिखा सकते, तो हमें ऐसे दिखाना होगा। इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको ये लिखना होगा यहाँ पे कि हियर ईटा कैप इज़ ए यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ईटा कैप डॉट ए की वैल्यू पूछे तो 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, b इक्वल टू 0। मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार से ईटा कैप, और यहाँ से आप एक चीज़ और नोटिस करिए ऑल्सो, अगर b क्रॉस ए हम अगर बात करें तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा तो अभी भी रहेगा, लेकिन b क्रॉस ए करने से हमारा अंगूठा क्या है, बोर्ड के प्लेन के अंदर चला जाएगा, जो कि ईटा कैप के डायरेक्शन के अपोजिट आएगा। तो यहाँ से हमें कंफर्म पता चलेगा दिस इज़ माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी। अगली चीज़ ये भी पता चलेगी कि अगर ए क्रॉस बी का मॉड लेते हैं तो ये तो ऑलरेडी स्केलर्स हैं, इसके मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ईटा कैप की वैल्यू मिल जाती है मॉडल ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए तो राइट साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ईटा कैप की वैल्यू मिल जाएगी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब आपको अगर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, जैसे आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आप दोनों का क्या करना, क्रॉस कर देना। जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस करोगे ना तो ये एक वैसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये हम लोग प्लेन में यूज़ करते हैं, प्लेन तब से मैं चिल्ला ही रहा हूँ। तो ये होता है, इसमें बेसिक डिफिनीशन को ध्यान रखिएगा। मॉड लगाते हैं तो साइन थीटा आता है, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इससे हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है। इसको ध्यान रखना होगा बच्चों, भूलना मत। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, लेकिन हाँ जितना है उतना तो हमें पढ़ना ही होगा, कम से कम डेफिनेशंस है ना। अब आप तो ये ध्यान रखें कि एन कैप की वैल्यू ये मिल गई, लेकिन जैसे मैं कह रहा था आपसे कि एन कैप और माइनस एन कैप दोनों आपके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि ए क्रॉस प्लस माइनस, इसको मैं लिखवा देता हूँ ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। जैसे हमने कहा था कि ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर्स दिए जाते हैं, आप एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स निकालिए, तो आप ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे, ये हम लोग को पता है। अगली चीज़ ये है कि आई जे के कैप में आई क्रॉस जे के होता है, के क्रॉस आई जे होता है, जे क्रॉस मतलब इन दोनों का क्रॉस ये, इन दोनों का क्रॉस ये हो जाता है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा। मतलब आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप, और जे क्रॉस के आई कैप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा है, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 0 आएगा। इसमें भी ये ध्यान रखना कि अगर एंगल कोई भी दो वेक्टर में से कोई भी वेक्टर अगर आपका 0 वेक्टर हुआ तो एंगल डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन उस केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आएगी। कंपोनेंट वाइज अगर ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। उसका लिए बहुत आसान तरीका होता है, पहले आई जे के लिखिए। ए क्रॉस बी इन जनरल बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए के कंपोनेंट्स लिखते हैं, फिर बी के, और इसको डिटर्मिनेंट की तरह 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की तरह क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, है ना। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा आप कुल मिला के। हमारे ख्याल से आप नोट भी कर चुके होंगे। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ध्यान से, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मॉडुलस। तो जैसे ये ए है और ये बी है, तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, और पैरेललोग्राम की एरिया होती है, जैसे मान लीजिए ओ लिखता हूँ, ए, ये बी, ये सी, ये एम, ये थीटा। तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। इतना बड़ा न लिख के हम लोग क्या करते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं जी एम। दिस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो ओ ए इंटू बी एम। ओ ए क्या है, तो मॉडुलस ऑफ ए क्या है, बी एम क्या है, तो मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा है। तो आप इसको रियलाइज़ करोगे, ये तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
whose adjacent sides are या टू साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऑब्वियसली एडजेसेंट साइड्स की बात करेंगे तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो पहला होता है इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा बच्चे होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें किसी ट्रायंगल की एरिया निकालनी है तो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम एरिया का हाफ हो जाता है ए बी सी। तो इसमें भी हम लोग अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर दिया है और ये बी वेक्टर है और ये एम है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू लिखेंगे 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अगर ट्रायंगल के दो साइड्स आपको पता है तो आप दोनों का क्रॉस करके मॉड ले लीजिए और डिवाइडेड बाई 2 करना ना भूलें। स्टूडेंट ये 2 करना भूल जाते हैं, आंसर पूरा चौपट हो जाता है। वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा जा, तो वो काम नहीं करना है ना। तीसरा इसमें ये हो सकता है कि आपको ऐसा भी तो दिया जा सकता है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हों, ए वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर और यहाँ सी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो वेक्टर निकालेंगे और एरिया की वैल्यू 1/2 टाइम्स, जैसा हमारा मन कर रहा है बी ए क्रॉस बी सी लिखने का, तो ये कर सकते हैं। क्लियर? आप निकाल लोगे ना, बी ए कैसे निकालोगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और बी सी कैसे निकालोगे तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये जब करोगे आप, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आता है 1/2 टाइम्स ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो आप माइनस को मॉड के अंदर इग्नोर करते हुए लिखोगे तो ये ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए आ जाएगा। माइनस को इग्नोर करना होगा, ध्यान रखिएगा, प्लस सी क्रॉस ए। ये आप खुद करोगे ना तो समझ में आएगा। क्या मैंने कहा कि आप कहो कि सर बेसिक जो बताया है उसी को तो फॉलो कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, कुछ तो नहीं कर रहे हो यार। वही चीज़ तो है, इतना तो हमें पहले से ही पता है। मतलब मेन फोकस अगर हमारा इस पे है तो ये कर लेंगे, इससे ये कर लेंगे और इससे लास्ट पॉइंट कर लेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो लिखिए, पहले इसको आराम से नोट कर लीजिए, है ना, और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये जो अगला पॉइंट है इसमें क्या है कि एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल वेक्टर्स आर d1 क्रॉस d2। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल वेक्टर्स d1 d2 हैं, वो क्वाड्रिलेटरल या तो ट्रेपेजियम हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, काइट हो, कोई भी चीज़ हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, उसके अगर डायगोनल वेक्टर्स दिए हैं तो उन दोनों का क्रॉस करके मॉड लेंगे अपॉन 2। डायगोनल वेक्टर्स पॉइंट टू बी नोटेड। और इसका प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल सा प्रूफ होता है ना, इसलिए समझा देता हूँ क्योंकि कई लोगों को मैजिकल लगता है कि ये कैसे हो गया। तो जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आप क्या करिए, दो ट्रायंगल के एरिया का सम, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वेक्टर एडिशन, मतलब सेम एरिया वेक्टर को लिखना है। तो पैरेललोग्राम के एरिया लिखेंगे 1/2 टाइम्स ए बी क्रॉस ए सी कर देते हैं, और ए बी क्रॉस ए सी करने से डायरेक्शन आपकी तरफ जा रही है तो ए सी क्रॉस ए डी करेंगे तभी, नहीं तो अदरवाइज कैंसिलेशन हो जाएगा। ए सी क्रॉस ए डी कर देंगे। तो हमने क्या कहा कि इसको आप क्या करिए, इसको पलट दीजिए। तो एक नेगेटिव साइन लिखोगे, माइनस ए सी क्रॉस ए बी, और इधर प्लस ए सी क्रॉस ए डी। ए सी कॉमन ले लेंगे, कहोगे कि सर ए सी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ लिखोगे आप ए डी माइनस ए बी। और आप ध्यान से देखो तो दूसरा वाला क्या है, 1/2 टाइम्स ए सी और क्रॉस बी डी ही तो है। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए सी को ही हम d1 वेक्टर कह रहे थे और बी डी को ही आप क्या कहोगे, d2 वेक्टर। तो बस इतना सिंपल सा होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और उसके डायगोनल वेक्टर्स अगर आपको दिए हैं d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज मॉडुलस ऑफ 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2। बस इतना होता है आपका। ओके, सही है। चलिए, तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर के लिए मैंने कहा था क्रॉस करेंगे, बस इतना ही होता है। तो ए क्रॉस बी निकाला जाए यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं आई जे के। और मैंने ये आपको सिखाया है कि पहले ए के कंपोनेंट्स 2 1 -3, फिर 1 -2 1, इसको ओपन कर दीजिए।
तो इसको ओपन करेंगे तो -5i और ये प्लस -5j -5k। क्लियर। अब इसको यूनिट वेक्टर में बदलते हैं, हेंस रिक्वायर्ड वेक्टर सीधे लिख देता हूँ। तो क्या सिखाया था रिक्वायर्ड वेक्टर में? तो हमने ये सिखाया था कि इसको यूनिट वेक्टर में पहले तो मैग्नीट्यूड 5 का चाहिए, और ये 5 तो हमारे लिए यूजलेस है। i + j + k होल डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड है √3। क्लियर। और आप कहोगे कि सर प्लस माइनस कर दीजिए, बस इतना ही होता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। हाँ 5 उसको 5√3/3 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये प्लस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि अगर कहोगे कि सर बोर्ड के प्लेन पे है तो ये भी वेक्टर हमारा आंसर हो सकता है और अंदर वाला भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों साइन काउंट किए हैं बच्चों, और कोई रीजन नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम लोग करेंगे कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इसमें प्लस माइनस लगाएंगे, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और मैग्नीट्यूड बाई 5। यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। वैसे आप क्या लिखते हैं? दिस अपॉन 5√3 लिखते तो 5 कैंसिल ही हो जाता है। ये 5 क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ 5 का चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 आ जाए तो यहाँ पे हम लोग फिर से 10 लिख देंगे। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया है। अब 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों इस क्लास में हमने आपको क्या क्या बताया है? तो बेसिक डिफिनीशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। उसके बाद हम लोगों ने कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स देखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगले टॉपिक कनेक्टेड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय करेंगे और परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जब तक आपका जेईई मेन क्लियर नहीं होगा, 90 के ऊपर नंबर नहीं आएंगे, तब तक हम अपने साथ हैं। हम अपने इंड वाले मेहनत कर देते हैं, आप भी अपने इंड की मेहनत करते जाइए। ओके, हैव ए ग्रेट डे।